नमस्कार, मैं रुचि शर्मा 3V हिंदी क्लासेस में आपको हिंदी का जो हम वीडियो बना रही थी वो कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको सीबीएसई की ओर की मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना का 9th और 10th का फुल कोर्स करा रही हूँ। अभी हमारा टॉपिक उपसर्ग चल रहा है। जो वीडियो पार्ट फर्स्ट में उपसर्ग स्टार्ट कर चुके थे, अब उपसर्ग को ही कंटिन्यू करेंगे। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्दों के जो उपयोग से उपसर्ग कैसे प्रयोग में आते हैं, उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है, शब्दों की क्या परिभाषा होती है, उपसर्ग का परिचय, ये सब हम पार्ट फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसे आप देखिए, उसकी परिभाषा वगैरह आपको उसे अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वो क्या है। अब हम जो अगले कंटिन्यू करेंगे, उपसर्ग का वर्गीकरण। आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, उपसर्ग का वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। वर्गीकरण क्या करा हमने? तत्सम उपसर्ग। क्या हुआ? तत्सम उपसर्ग। फिर संस्कृत भाषा के अव्यय, तद्भव हिंदी उपसर्ग, विदेशी भाषा से आगत। तत्सम उपसर्ग, संस्कृत भाषा के अव्यय, तद्भव हिंदी उपसर्ग, विदेशी भाषा से आगत। इसे मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप इसे समझिए। तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, यानी कि तत्सम शब्द जो क्या हुआ, संस्कृत भाषा में थे और हिंदी में उनका प्रयोग हो गया है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग। अति, अधि, अनु, ये उदाहरण है। और भी उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए गए हैं, उनमें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा के अवयव, अव्यय यानी कि अव्यय वह शब्द होते हैं जो कि किसी भी लिंग के आधार पर उसमें बदलाव नहीं होता, किसी भी आधार पर उसका व्यय नहीं होता। जिन शब्दों का व्यय नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अव्यय। उसे कहते हैं अव्यय। लिंग, संज्ञा, किसी के भी आधार पर उसका व्यय नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। संस्कृत के कुछ अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अ, कु, सु, स्व, ये सब। अब है तद्भव हिंदी उपसर्ग, संस्कृत भाषा से विकसित होकर हिंदी के ही हो गए। ये क्या हुए? संस्कृत भाषा से विकसित तो हुए, आए तो संस्कृत भाषा से ही हैं, पर इनका रूप परिवर्तन हो गया हिंदी में आते आते, तो वो क्या कहलाए? तद्भव। जैसे अ, अन, औ, भर, विन। इसके अतिरिक्त और भी हैं और इनके क्या अर्थ होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। विदेशी भाषा से आगत, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए। ये क्या हुआ? जैसे विदेशी भाषाओं का जब विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ आए देश में और वो आके हमारे यहाँ और रह गए, बस गए, तो उनकी भाषा हमारी हिंदी में रच बस गई, तो वो शब्द जो आए वो हमारे हिंदी में आ गए। जैसे उर्दू के शब्द खुश, खुश, हर आपका आ गया, और इंग्लिश के आ गए जैसे कि सर वगैरह, तो ये विदेशी भाषा से आए हुए उपसर्ग कहलाते हैं। अब ये आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको और भी आपको सरल भाषा में इनका वो विवरण करके बताऊंगी। आपने ले लिया होगा। अब मैं इन सबको हटा रही हूं और इनका विवरण करके बताऊंगी कि तत्सम उपसर्ग क्या होता है संस्कृत सरल भाषा में। वैसे तो मैं एक बार बता ही चुकी हूँ, आपने ये लिख भी लिया है, इसके बारे में जान गए हैं, पर सरल भाषा में हम इसको, ताकि हम उसे समझ सकें और हमेशा के लिए याद रख सकें। तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। जब हम तत्सम का संधि विच्छेद करते हैं तो आता है तत् धन सम। क्या हुआ? तत् धन सम।
तत् का मतलब उससे, तत् का अर्थ क्या हुआ? उससे, उससे सम यानी समान या जैसा, उसके समान या उसके समान या उसके जैसा। तत्सम, तत्सम उससे, उसके, उसके समान या जैसा। तत् यानी उससे, उससे किससे? यानी उससे तात्पर्य यहाँ पर है संस्कृत से। किससे? संस्कृत भाषा। उससे किससे? संस्कृत भाषा से जो शब्द उसके जैसे समान ही हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है? तत्सम उपसर्ग तत् प्लस सम, तत् यानी कि उससे, प्लस यानी उसके समान या जैसा। किसके समान? संस्कृत के समान, संस्कृत के जैसा। जो संस्कृत से आकर के हिंदी में रच बस गए हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है संस्कृत भाषा के अवयव। कईयों ने इसका वर्गीकरण किया हुआ है, कई व्याकरणों में इसका वर्गीकरण नहीं मिलेगा, उसको तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत ही लिया गया है और संस्कृत भाषा के से आए गए उपसर्ग लिख दिया गया है। पर कई वर्गीकरण भी किया जा सकता है और नहीं भी, दोनों को आप मान्य मानेंगे। और संस्कृत भाषा के अव्यय यानी संस्कृत भाषा से सीधे ही आपके जो हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं वो क्या कहलाएंगे? संस्कृत भाषा के अवयव जो उपसर्ग में, जैसे ए, कु आदि। इसमें तो कुछ नहीं है समझने लायक। अब अपन पढ़ेंगे तद्भव। अब क्या आएंगे? तद्भव। तद्भव, तद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा? तद जमा भव। अब तद, तद क्या होता है? उससे, उससे भव यानी होना। भव का क्या हुआ? होना। किससे होना? यहाँ पे भी क्या जाएगा? संस्कृत से। किससे होना? संस्कृत से। संस्कृत क्या? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा से होना यानी उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना या आना, उसमें उत्पन्न होना या उसमें आ जाना। तो आते आते क्या हुआ? जब संस्कृत भाषा से जब वो हिंदी में आए तो आते आते उन्होंने एक लंबी यात्रा की। शब्दों ने, किसने लंबी यात्रा की? शब्दों ने लंबी यात्रा की। और लंबी यात्रा करते करते जब वो विभिन्न भाषाओं से गुजरे, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी में आए, तो उन्होंने अपना एक नया रूप ले लिया और वो क्या कहलाए? तद्भव। यानी मूल रूप से तो ये भी क्या है? संस्कृत से ही आए हुए हैं, लेकिन हिंदी में आते आते एक लंबी यात्रा करने से उनका रूप परिवर्तन हो गया। शब्दों का एक लंबी यात्रा करते हुए संस्कृत से जब हिंदी में आए, संस्कृत से हिंदी में आए तो क्या हो गए? तद्भव। क्या हो गए? तद्भव। और ये लंबी यात्रा कहाँ, कौन कौन सी भाषाओं से हुई थी? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, और इससे होते होते इनका रूप परिवर्तित हो गया। हिंदी तक आते आते क्या हो गया? रूप परिवर्तित
हो गया। कैसे रूप परिवर्तित हुआ? रूप परिवर्तित हो गया। जैसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, एक आपका ये भी टॉपिक होता है। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत से सीधे आए हुए, जैसे कार्य, लेकिन कार्य ही तद्भव में आते आते क्या बन जाता है? काम। क्या बन गया? सरल भाषा होते होते घसीटते घसीटते लंबी यात्रा के बाद काम। और हस्त, हस्त आपका क्या बन गया? हाथ। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वहां तक आते आते बोलते बोलते उच्चारण की कमियों या उच्चारण का अलग प्रयोग होने के कारण उनका रूप परिवर्तित होता चला गया और आज ये हम तद्भव को इसी रूप में मानते हैं। तो मूलतः संस्कृत के होते हुए भी तद्भव के हो गए, आज हिंदी के उपसर्ग में है। तो ये कौन कौन से हैं इसे हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव का अंतर क्लियर हो गया आपका। अब है विदेशी भाषा से आगत। विदेशी भाषा यानी कि जब विदेशी लोग भारत में आए, विदेशी आक्रांता, तो वो यहाँ आकर उन्होंने जो भाषा का प्रयोग करा और वो भाषा जब हिंदी में रच बस गई तो उनसे जो बने हुए जो शब्द हैं, जैसे उर्दू भाषा से, उर्दू भाषा, तो वो हिंदी में आ गए, तो हिंदी के होके रह गए, उन्हें विदेशी भाषा से आगत उपसर्ग कहा जाता है। जैसे बेखबर और खुशकिस्मत, हर दम, हम, हर दिन, ये सब। और अंग्रेजी भाषा से सरपंच, सरताज, इस तरह से। और विदेशी भाषा उसी को नहीं माना जाता हिंदी में अगर वो हमारी भारतीय भाषा होते हुए भी पंजाबी, बंगाली और अपनी उड़ीसा की उड़िया, ये भाषाएं भी अगर इनके शब्द से भी उपसर्ग का निर्माण होता है तो वो भी क्या कहलाते हैं? भारतीय होते हुए भी विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। ये आप सबका इतने डिटेल में नहीं है आपके कोर्स में, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए ये बता दिया है। अब आपने इनका वर्गीकरण समझ लिया होगा। अब मैं आप ही की बुक में से इनके उदाहरण देते हुए इनको समझाऊंगी। पहले तत्सम, क्या समझ रहे हैं हम? तत्सम, तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, जैसा कि आप जान ही गए हैं तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं। तो इसका पहले उपसर्ग क्या है, वो उपसर्ग का अर्थ और उदाहरण। अब जैसे मान लीजिए आपका उपसर्ग है अति, ये क्या हुआ? अति तत्सम उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या हुआ? अति का अर्थ होता है अधिक, अधिक, अधिक। उदाहरण हुए अति, अर्थ हुआ अधिक, उदाहरण हुए आपके अत्यंत, अत्यंत, अत्याचार, 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 अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिक्रमण। अब और भी हैं आपके अति से बने हुए, अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अति उत्तम, अत्यधिक। लेकिन यहाँ पर
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आधा तय आया तो हम अति कैसे मानेंगे, इसे हम समझेंगे। उपसर्ग अर्थ ये आ गया आपके, उपसर्ग अति है और इसका अर्थ क्या होता है, अधिक। और जो उदाहरण है वो ये हैं, अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण। अब आप कैसे पता लगाएंगे, आपके प्रश्न बनते हैं कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। जहां पर भी आधा तय आएगा, क्योंकि अत्यंत उपसर्ग, जब भी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो संधि विच्छेद किया जाता है। तो संधि विच्छेद क्या होगा, अति जमा अंत, यह का ए हो जाता है व्याकरणिक नियमों से, तो अत्यंत। तो इसको हम क्या कहते हैं, अत्यंत। तो अति, आधा तय आए वहां पे आपको याद रखना है कि उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अति, न कि ए होगा और न आधा ए और तय होगा, न अत होगा। तो ये चीज गलत नहीं करनी है, ये चीज ध्यान देने योग्य है कि कौन सा है। और इसको सरलता से आप याद रख सकते हैं, तय तय जहाँ का प्रयोग हो रहा है, तय तय तय, और अति मात्रा भी लगती जा रही है, तो इसको आप याद रख लिए अति। जहाँ अति आ रहा हो तो आप क्लियर हैं, पर जहाँ पर क्लियर नहीं है, छोटा तय आ रहा है, वहाँ संधि विच्छेद से ऐसा होगा, इसलिए। और अत्याचार, तो अति आचार, तो इस तरह से। क्लियर है। अब आपका है, हम अभी तत्सम उपसर्ग ही पढ़ रहे हैं, उसके विविध उदाहरण पढ़ रहे हैं। जैसे बुक में दिया हुआ है अधि, अब क्या दिया हुआ है, अधि, तो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या हुआ, अधि, और अधि यानी कि उसका अर्थ क्या हुआ, ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकार, अधिकार, अधिनायक, अधिनायक, अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त आपकी पुस्तक में और भी शब्द हैं, अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन, अधिपति। अब आपको अति और अधि में तो ये पता चली गया होगा, जहां पर ध आए वहां पर अधि, ये चीज तो। और ये अध्यक्ष में क्या होगा, ये वही संधि विच्छेद होके अधि प्लस अक्ष, यण संधि हो जाती है आपकी, अधि प्लस अक्ष। कैसे होगा, अधि प्लस ये जमा अक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष का सामान्य अर्थ हुआ जो कि श्रेष्ठ है, और अक्ष यानी देखना, देखने में श्रेष्ठ। यहाँ देखने में श्रेष्ठ से क्या मतलब है, सब और चारों तरफ, यानी कि वो श्रेष्ठता अपने जो उसका जो कार्य है उसमें श्रेष्ठता रखता है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से उसका अध्यक्ष, यानी कि उसका उसे नायक कह सकते हो, उसको नायक गलत हो जाएगा, अध्यक्ष यानी कि उसको उसके बारे में जानने वाला। स्वामी क्या हो गया, अध्यक्ष का सही अर्थ क्या होगा, स्वामी, किसी का भी स्वामी, ठीक है। हमेशा उपसर्ग में एक बात ध्यान रखने की ये होती है कि जो आगे का अक्षर है अधि, उसका तो एक अर्थ निकलता ही है, जो कि पहले से तत्सम, तद्भव, संस्कृत, विदेशी के अनुसार मान्य है, जो आगे उपसर्ग लगता है वो। और जो पीछे होता है अक्ष, उसका भी एक शब्द होता है, उसका अर्थ निकलना जरूरी है। अगर वह नहीं निकलता है तो वो उपसर्ग नहीं कहलाता है। आप समझ गए होंगे।
आपकी किताब में है अनु, अनु यानी पीछे, उपसर्ग अनु, अनु का क्या अर्थ हुआ? पीछे। इससे बनने वाले शब्द क्या हो सकते हैं? अनु आगे, जैसे आपका प्रश्न बन सकता है अनु लगाकर दो उपसर्गों का निर्माण कीजिए। अनु यानी पीछे, समान या बाद में, पीछे, समान या बाद में, जैसे अनुसरण। आपके अनु से बनने वाले क्या है? अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुसार, अनुकंपा, अनुराग, अनुकूल, अनुगामी, अनुचर, अनुमान, अनुज। इसके भी अतिरिक्त और भी शब्द हैं। तो अनु का आपको समझ में आया, पीछे, समान। अब आपका है अप। अप यानी क्या होता है? बुरा। उपसर्ग क्या हुआ? अप। अप से बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? अप। अप यानी क्या हो गया? आपका क्या अर्थ हुआ? आपका अर्थ हुआ बुरा या हीन। ये अर्थ तो आपको याद करने ही होंगे कि आपका क्या अर्थ होता है, इसके बिना आपको पता नहीं चलेगा। पर ये अर्थ भी याद नहीं करते और आप समझ लेते हो तो भी उपसर्गों का निर्माण कर सकते हो। आपका बुरा या हीन, अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशकुन, अपकीर्ति। अब अपयश क्या हुआ? अपयश, अपयश। तो इसमें क्या हुआ? अप उपसर्ग हो गया, लेकिन ये सर्व शब्द होता अपराजित। क्या होता? तो इसमें अप नहीं होएगा उपसर्ग। क्यों? क्योंकि पराजित अपने आप में एक शब्द है और शब्द के आगे क्या लग रहा है? केवल है। तो यहाँ का उपसर्ग क्या होगा? केवल है। इसमें आप अप है ऐसा नहीं कह सकते। अपयश में जब अप को आप अलग करते हो तो यश उससे अलग हो जाता है। यश यानी मान, सम्मान आदि, तो उसका एक अर्थ हो जाता है। लेकिन अपराजित में आप ऐ ही आगे होगा, अप आगे नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को? अब अभी, 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 अभी। अभी का अर्थ हुआ सामने, सामने या सामने और उसकी और इसकी और, ये अभी का अर्थ होता है। अभी से बनने वाले अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास भी। अभिमान, अभिमान और अभ्यास, अभ्यास। जैसे हमने पहले अध्यक्ष वगैरह में देखा था उसी तरह से इसमें अभी आएगा और इसमें भी आधा भय होने के बाद भी क्या आएगा आपका उपसर्ग? अभी। क्या कहलाएगा? अभी। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं उपसर्ग से जुड़ी हुई। अभी, अभी। क्लियर है? ये सब आपकी बुक में है उदाहरण, इसलिए मैं आपको बस एक एक दो दो उदाहरण देके समझा रही हूँ और क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि ये डिटेल में आपके उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अभी से जुड़े मैंने पढ़ के अभी सुनाए ही थे, फिर भी और बता देती हूँ। अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास, अभियोग, अभिनव, अभिलाषा, अभिशाप, अभ्यागत, अभियान और बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसके उदाहरण इसमें आपके जो हैं वो मैंने बताए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है अब। आउ, आउ क्या होता है? आव। उपसर्ग क्या है? आव। उपसर्ग क्या है? आउ। और इसका अर्थ क्या हो गया?
बुरा। औकार क्या हो गया? बुरा, बुरा या हीन, हीन, बुरा या हीन। तो इसमें अवसर, अवकाश, अवकाश, अवसर, अपहरण, अपहरण, नहीं अपहरण नहीं आएगा इसमें, सॉरी अपहरण नहीं आएगा इसमें। अवकाश, अवशेष इत्यादि। इसमें क्या हो गया? आओ, पीछे का कोई अर्थ निकले आओ, तो यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग आओ हो गया। ये तो हो गए तत्सम, आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे की मैं बस केवल रीडिंग मार के बता देती हूँ आपको कौन कौन से उपसर्ग है और उसका क्या है। आ यानी तक, आ का अर्थ होता है तक, आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आकर्षण, आगमन, आमरण, आदान, आरक्षण। और वर्तनी का सही ज्ञान नहीं होगा तो आप उपसर्ग भी गलत। आहार को कई जने लिखते हैं आहार। अगर आपके वर्तनी सही नहीं है, उच्चारण सही नहीं है, आपको वर्तनी का ज्ञान नहीं है, तो आपका उपसर्ग भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आहार का क्या होता है? आ, और आप आहार में क्या बताएंगे? ए। तो वर्तनी का भी ध्यान रखना होता है। अब आ तक हो गया। उच्च या उत, उच्च, उच्च संस्कृत से उच्च था, हिंदी में आते आते उसको उत मान्यता दी गई। और कई लोग व्याकरण में अभी इसको उत को मान्य नहीं मानते कि उत कोई अपसर्ग नहीं होता, केवल उद ही होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तकों में सब में ये चल रहा है, इसलिए हम उत को भी शामिल करेंगे। उत है ऊपर, श्रेष्ठ। उत का क्या अर्थ होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। जैसा कि अधि था, अधि का भी अर्थ सेम था और ये भी सेम ही अर्थ रखता है, उसके समान ही अर्थ रखता है। अब आप इसमें जानेंगे उत हलंत लगने से आधा तय। हलंत लगने से क्या हो गया? आधा तय। जैसे उत्थान, क्या हुआ? उत्थान। तो इसमें क्या हो गया? उत, उत। और पहले ही में हमने जब पढ़ा था तो वो आधा तय होने के बाद भी नहीं हुआ था। तो ये किस लिए हुआ था? जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जो संधि विच्छेद में जो शब्द आएगा उसी के अनुसार उपसर्ग होता है, उपसर्ग कहलाया जाता है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वहां पे पूरा तय क्यों आया, यहाँ पे आधा क्यों। ये संधि विच्छेद के अनुसार होता है। उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन, उद्देश्य, उत्तम, उद्घाटन, उत्कर्ष। अब हिंदी के और भी आपके जो बन रहे हैं तत्सम, उप, इसका अर्थ है निकट, समीप भी कह सकते हो, निकट, छोटा, दुस, दुस, दुर, निश, और निर। ये एक साथ दिए हुए हैं आपके। और
कठिन, 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 बुरा, इसका अर्थ हुआ रहित, निश यानी रहित उसके बिना, और निर का अर्थ हुआ नहीं। ये लगने से इनका अर्थ ये हो जाता है। ये सब क्या है? उपसर्ग हैं, उपसर्ग हैं। अब है नी। अब उपसर्ग क्या आ गया? नी, नी। हम तत्सम उपसर्ग ही पढ़ रहे हैं अभी तक। नी, नी, नी का अर्थ होता है नीचे या निषेध। निषेध यानी जिसके लिए मना किया गया हो। नी, निषेध, जिसका मना किया गया हो। नी से बनने वाले आपके हैं, दूर से बनने वाले इसमें 15-20 आपके इसमें दिए हुए हैं। नीर से बनने वाले सब इस तरीके से। तो ये मुझे लगता नहीं कि दोहराने की जरूरत है, इस बुक में आप देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हम जब इतने उदाहरण दे चुके तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब है परा। परा का क्या अर्थ होता है? विपरीत, विपरीत या प्रतिकूल, यानी कि उसका उल्टा होना या नाश होना, उसका नाश हो जाना। जैसे कि पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श आदि। अब है प्र। अब है प्र। प्र का अर्थ हुआ अधिक, आगे, अधिक या आगे। प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रबल, प्रस्ताव, प्रगति, प्रभाव आदि। प्रति, प्रति, प्रति का क्या अर्थ होगा? विरुद्ध, उसके विपरीत, विरुद्ध होना, और इसी के साथ में विरुद्ध सामने क्या होगा? विरुद्ध सामने। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, विरुद्ध होकर भी सामने होना। यानी कि प्रतिध्वनि क्या होती है? जो आपकी आवाज जाकर के वापस लौट के आती है तो आपके सामने, यानी कि वो विरुद्ध कहाँ जा रही है? आपके सामने की ओर जा रही है, तरंगे। तो प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिनिधि आदि। और अब है वी। वी, वी, वी लगते ही विशिष्ट, वो क्या हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है। विशिष्ट, उसका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट या अलग, भिन्न या भिन्न। ये क्या है? उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या है? विशिष्ट और भिन्न। जैसे कि वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विवाद इत्यादि। अब है सम और स। ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सम और ये हलन का तात्पर्य होता है आधा में, और स, कहीं पे आपको स मिलेगा जिसपे ऊपर बिंदी, तो जो स के ऊपर जो बिंदी आती है वो मैं को, मैं की ध्वनि को उच्चारित करती है। किसको करती है? मैं ध्वनि को। कौन सी ध्वनि? मैं की ध्वनि। ठीक है। जैसे कि सम्मान, सम्मान। अब इसमें क्या हुआ? आधा मैं आने से सम, और शब्द क्या हो गया? मान। शब्द क्या हो गया? मान। तो ये इसमें सम उपसर्ग हो गया। अब है सु। सु यानी अच्छा। सु क्या होता है? अच्छा। सु यानी सुपुत्र इत्यादि। सु यानी अच्छा, सुगम इत्यादि। अच्छा, सु का अर्थ क्या हुआ? सु लगने से अच्छा। जैसे सुगम, सुबोध, सुलभ,
सुशिक्षित, सुजन, स्वच्छ, सुपुत्र, सुदूर, स्वागत, सुकर्म, सुधार, सुकर इत्यादि। अब हमने अभी तक तत्सम उपसर्ग पढ़े हैं और संस्कृत भाषा के जो शब्दांश जो हिंदी में आकर हिंदी में ही प्रचलित हो गए हैं, उसके अवयव जो बन गए हैं, अवयव जो आ गए हैं, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा और हम जो आगे और कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद में एक बार मैं जो उपसर्ग पढ़ा रही हूँ, जब उपसर्ग कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको एक शॉर्ट में वीडियो बना के दूंगी कि उपसर्ग को पूरा एक साथ पढ़ा के बताऊंगी कि किस तरीके से शॉर्ट में उसको परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। उसके बाद परीक्षा के में जो आ रहे हैं प्रश्न, उनको कैसे करना है, उनको कैसे याद रखना है, परिभाषाओं को किस तरीके से याद रखना है, ये सब तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके।